नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। क्या उसकी सैलरी होती है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं और कैसी उसकी लाइफ स्टाइल होती है। तो जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, जनरली हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर को IFS ऑफिसर कह देते हैं, जो कि एक्चुअल में IFOS ऑफिसर होता है। IFS ऑफिसर तो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर होता है, यानी भारतीय विदेश सेवा अधिकारी। यहाँ पर भारतीय वन सेवा अधिकारी होता है, जिसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं क्या होती है भारतीय वन सेवा और किस तरीके से आप एक IFS अधिकारी IFOS अधिकारी के रूप में अपना करियर बना सकते हैं, कौन कौन सी उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, भारतीय वन सेवा अधिकारी के बारे में अगर जानें तो भारतीय वन सेवा जो है भारत की 3 जो अखिल सिविल सर्विसेज हैं उनमें से एक है, जिसमें से IAS है, IPS है, इसी तरीके से IFS भी है, जिसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं। उसी क्रम में IFOS, जिसे जनरली हम IFS भी कह देते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी राष्ट्रीय वन नीति को लागू करना होता है। इस नीति का उद्देश्य जो है भागीदारी, टिकाऊ प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से देश की पारिस्थितिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है। आमतौर पर एक IFS अधिकारी राज्य के वन विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती करता है। प्रत्येक राज्य में IFS अधिकारी की सर्वोच्च रैंकिंग को वन बलों का प्रमुख कहा जाता है। ये आकर्षक करियरों में से एक है, जो कि योग्य व्यक्तियों को स्थायी नौकरी और आकर्षक वेतन पैकेज प्रदान करता है। अब भारतीय वन सेवा अधिकारी बनने की पात्रता क्या क्या है। एक IFS अधिकारी बनने के लिए साइंस स्ट्रीम में स्नातक पूरा करना आपका ज़रूरी है। साथ ही विज्ञान स्ट्रीम में एक डिग्री भारतीय वन सेवा में नौकरी की गारंटी नहीं देती है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC द्वारा जो IFS के लिए परीक्षा करवाई जाती है, जो कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के साथ ही होती है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के साथ ही। तो भर्ती प्रक्रिया में 3 चरण शामिल होते हैं, यानी लिखित परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। एक IFS अधिकारी बनने की भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी जो आपके चरण हैं उनको आपको क्वालिफाई होना है। चयनित उम्मीदवारों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में 2 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अगर विषय संयोजन की बात करें तो उम्मीदवारों के पास कम से कम पशुपालन या पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जूलॉजी, यानी इनमें से किसी में भी अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप IFS परीक्षा में उपस्थित होने के लिए योग्य हो। अब बात करते हैं कि अगर न्यूनतम स्नातक की डिग्री वाले उम्मीदवार IFS परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि, वानिकी या इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री वाले उम्मीदवार भी IFS परीक्षा में बैठने के लिए पात्र है। IFS परीक्षा में बैठने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी फंक्शंस होते हैं एक IFS अधिकारी के। तो एक IFS अधिकारी की जो विभिन्न कार्य भूमिकाओं को हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में इस अधिकारी को वन बल का प्रमुख भी कहा जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक की प्रमुख जिम्मेदारी भारत के किसी राज्य के वनों, पर्यावरण और वन्य जीव के मुद्दों का प्रबंधन करना है। ये एक राज्य में भारतीय वन सेवा में सर्वोच्च पद पर का अधिकारी माना जाता है। इसके बाद में अपर मुख्य वन संरक्षक के रूप में एक IFS अधिकारी की क्या भूमिका होती है। वन के अतिरिक्त मुख्य संरक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये या तो सीधे प्रधान प्रमुख के प्रति जवाबदेह हैं और उसके प्रमुख द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। इसके अलावा उप वन संरक्षक के रूप में एक IFS अधिकारी जो है जंगल का एक उप संरक्षक भी प्रभागीय वन अधिकारी माना जाता है। इन अधिकारियों की प्रमुख जिम्मेदारी किसी राज्य के वन प्रभाग में वन, पर्यावरण और वन्य जीव संबंधी मुद्दों का प्रबंधन करना होता है। अब सहायक वन संरक्षक के रूप में एक IFS अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होती है। इस अधिकारी को प्रमुख जिम्मेदारी जो होती है वो विभाग में उच्च स्तरीय अधिकारियों की सहायता करना और उनके द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना। वे अपने पद पर लागू कुछ जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं।
अब वन रेंज अधिकारी के रूप में एक आईएफएस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होती है? एक वन रेंज अधिकारी संबंधित वन रेंज के कुशल प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जो भी उसको वन की रेंज दी जाती है उसके कुशल प्रबंधन के लिए उसकी जिम्मेदारी होती है। संबंधित वन रेंज से जुड़ी सभी सरकारी संपत्ति के संरक्षक के रूप में कार्य करना होता है। साथ ही वनों के उप या प्रभागीय संरक्षक के निर्देशों का पालन भी करना होता है। अब एक आईएफएस अधिकारी के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है? ये सरकारी क्षेत्र में की एक पोस्ट है। साथ ही उम्मीदवारों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती है। यानी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसके साथ ही ये एग्ज़ाम भी उसी के अंदर इंक्लूड होता है। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों को पास करने के बाद उम्मीदवारों को भारतीय वन सेवा में जॉब के लिए नियुक्ति दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आदि जैसे विभिन्न पदों के लिए चुना जाता है। निजी क्षेत्र में आईएफएस अधिकारी के लिए कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है। अब बात करते हैं आईएफएस अधिकारी की जो शीर्ष भर्ती एजेंसियां कौन कौन सी है। तो भारत सरकार एकमात्र भर्ती एजेंसी है आईएफएस अधिकारी के लिए जो भारतीय वन सेवा में योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति देता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी एक आईएफएस अधिकारी के लिए यानी भारतीय वन सेवा अधिकारी के लिए नहीं होती है। अब बात करते हैं वेतन की। तो सरकारी क्षेत्र में जो आपका वेतन है उसके साथ साथ कुछ आपको अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं। अगर बात करें जॉब प्रोफाइल की तो प्रतिवर्ष का जो वेतन अगर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर एक आईएफएस अधिकारी है तो उसकी जो सैलरी है ओवरऑल अगर उसको जोड़ा जाए तो लगभग 15 लाख रुपए होती है सालाना। इसी तरीके से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में उसकी सालाना 14 लाख रुपए सैलरी होती है। वन महानिरीक्षक के रूप में यानी मुख्य वन संरक्षक के रूप में उसकी सालाना जो वेतन होता है 13 लाख रुपए होता है। इसी तरीके से वन उप महानिरीक्षक के रूप में यानी उप वन संरक्षक के रूप में 12 लाख सालाना उसकी तनख्वाह होती है। सहायक वन महानिरीक्षक के रूप में 10 लाख रुपए सालाना उसकी वेतन होती है। ये सारे एक अनुमानित आंकड़े हैं। इसके अलावा पोस्ट दर पोस्ट इसकी जो आंकड़ों की संख्या है वो चेंज हो सकती है। अब बात करते हैं कि भारतीय वन सेवा का अधिकारी बनने के लिए जो बुक्स वगैरह आपको पढ़नी चाहिए वो लगभग वही बुक्स हैं जो कि आपको हमने सिविल सेवा परीक्षा के लिए बताई थी। फिर भी कुछ यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आईएफएस अधिकारी बनने के जितने भी इच्छुक छात्र हैं वो यूपीएससी की जो आईएफएस परीक्षा है जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के तहत ही होती है और आईएफएस के लिए एक अलग पेपर होता है उसके तहत ही आपको इस सेवा में जाने का मौका मिलता है। तो आप आर गुप्ता की भारतीय वन सेवा की जो बुक है इसके अलावा कृषि की भारतीय वन सेवा कृषि की जो आर गुप्ता की बुक है, इसके अलावा वनस्पति विज्ञान एम लक्ष्मीकांत द्वारा जो भारतीय राजनीति की बुक है, इसी तरीके से ये सारी जो बुक्स हैं। इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज के लिए जो बुक्स हमने आपको प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए प्रीवियस वीडियोस में बताई है उन बुक्स को भी आपको पढ़ना होगा क्योंकि सिविल सर्विसेज के वो सारे सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पर प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो बुक है आर गुप्ता की भारतीय वन सेवा और कृषि से संबंधित साथ ही वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो बुक है वो आपको हम रिकमेंड करते हैं। अब भारतीय वन सेवा का अधिकारी बनने का क्या उसका अधिकार क्षेत्र होता है, तो ये एक क्या है बहुत ही स्थायी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, साथ ही स्थायी नौकरी है। अनुभव और पदों में लगातार आपके प्रमोशन की उम्मीद होती है और आपकी सैलरी भी बढ़ती है। एक भारतीय वन सेवा अधिकारी बनने के बाद आपकी क्या भूमिका होती है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एक वन रेंज अधिकारी और वन में काम करते हैं यानी जंगलों में, तो इसलिए जानवरों के हमलों के लिए कम से कम जोखिम वहाँ पर होता ही है। वन अधिकारी सरकारी संपत्ति यानी वन के लिए अधिक जवाबदेह होता है, इसलिए उन्हें जंगल में जानवरों और संसाधनों की सुरक्षा के लिए अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है।
अब भारतीय वन सेवा के अधिकारी के रूप में करियर बनाने के लिए जो सीट्स कॉलेजेस कौन कौन सी है, इसमें आपकी BU है भोपाल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे है, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई है, SS जैन सुबोध PG कॉलेज जयपुर है, तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर है, किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली, इसी तरह DG वैष्णव कॉलेज चेन्नई है। तो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खड़गपुर भी एक संस्थान इसमें शामिल है। अब भारतीय वन सेवा अधिकारी के लिए जो आपका मार्ग रहने वाला है, 12वीं में आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में आप 12वीं होनी चाहिए। उसके बाद आप ग्रेजुएट BTech कर सकते हैं और PG कर सकते हैं MTech से। इसके अलावा अगर आप 12वीं में फिजिक्स रसायन विज्ञान और गणित के साथ जाते हैं और ग्रेजुएशन BTech में करते हैं, और दो अगला रास्ता है कि 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री जीव विज्ञान या जैव रसायन जैव प्रौद्योगिकी के साथ आपकी BSc और MSc होनी चाहिए, या फिर आपकी 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री जीव विज्ञान रसायन विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी के साथ BSc आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। यानी ये 3 तरीके हैं जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं IAS परीक्षा के लिए। भारतीय मन में कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट्स पर आपके क्यूरीज पर एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।